बहुत बार मैंने अपनी कहानी सुनाई है, आज बबीता मैम सुनाएंगी कहानी। बबीता मैम को देने से पहले ना मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। बस कभी कभी किन्हीं किन्हीं चीजों में है ना दो पक्ष बन जाते हैं। कभी कभी कहीं कहीं एक पक्ष आगे चल के सही निकलेगा या गलत, दूसरा पक्ष आगे चल के सही निकलेगा या गलत। जैसे महाभारत में दो पक्ष हो गए थे, एक दुर्योधन का और एक पांडवों का। अब पांडवों का जो सलाह देने वाला उसका शुभ चिंतक था श्री कृष्ण, बाद में अच्छा कहलाया या खराब? और जो दुर्योधन के सहयोगी थे शकुनी मामा, सिर्फ पक्ष सही और गलत लेने वालों का अंजाम भी सही और गलत ही होता है, हाँ या ना? चलिए बबीता मैम बोलेंगे थोड़ी देर, फिर अगर जरूरत पड़ी तो मैं। बेटा अभी इस क्लास से पहले जब मैं नीचे से आ रही थी तो हमारी क्लास का एक स्टूडेंट जो है इसने मुझसे एक बात पूछी और मुझे ऐसा फील हुआ अगर इसकी चिंता है तो कल को ये बहुत सारे बच्चों की चिंता भी होगी, इसलिए मुझे लगा कि ये बात कर लेनी चाहिए। ये नहीं पूछता शायद मैं सोचती छोड़ो बच्चों, कई बार क्या होता है पेरेंट्स के ऊपर कोई परेशानी आती है तो बच्चों तक नहीं पहुंचाते। हमें भी लगा हम पे कोई दिक्कत है, भाई हम किसी चीज़ में कोई नहीं, क्लास में ये बच्चों से करने की बात नहीं है। पर जब इस बच्चे ने पूछा तो मुझे लगता है ये कल को सबके मन में आएगी ये बात, तो ये सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि ये सारी कहानी बेसिकली मेरी ही है। मैंने कभी क्लास में इस बारे में बात नहीं की। 2005 में जब हमारी शादी हुई थी, मैं बेटा तब इंडिपेंडेंट थी, मैं पैसे कमाती थी वेरी फर्स्ट डे से। मैं जब परिमल सर के घर में आई तो मैं एक इंडिपेंडेंट सरकारी नौकरी में पैसे कमाने वाली एक ठीक ठाक पढ़ी लिखी कि भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी चीज़ की। 2005 से पहले अगर मैं देखूं तो मैंने 2003 से, ये तो हमारी शादी का साल है, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। तब मेरी उम्र मैं बहुत बार बताती हूँ 20 साल कुछ महीने की थी, 5000 सैलरी मिलती थी, मेरा कोई खासा खर्चा नहीं था। तुम मुझे अभी भी देखते हो मैं बहुत कोई खर्चीली नहीं हूँ, मेरा कभी ध्यान बहुत महंगी चीज़ों में या गहनों में या कपड़ों में कभी गया ही नहीं, ये मेरा इंटरेस्ट का कभी सेक्शन नहीं रहा। 2003 से जब मैंने पैसा कमाना शुरू किया, जितना जोड़ा तब 5-5 हज़ार मिलते थे। वो सब, मेरे फादर बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने कभी मेरा 1 रुपया लिया नहीं, सिंगल एक पैसा नहीं लिया, और मैं ब्लेस्ड हूँ मुझे इतने अच्छे फादर मिले। मेरी सारी काबिलियत का खर्चा उन्होंने किया, लेकिन मेरी कमाई में से एक सिंगल रुपया उन्होंने कभी रखा नहीं। 2003 से 5 तक मैंने जितना कमाया, शादी के कुछ समय बाद जैसे हमें लगा कि भाई वहाँ पड़ा पड़ा पैसा क्या करेगा, लगभग 60-70 हज़ार रुपये थे, वो मैंने परिमल सर को दिए, परिमल सर ने लाके अपनी माता जी के हाथ में रख दिए। मतलब मैंने ज़िंदगी में जिस दिन से कमाना शुरू किया और जब तक कमाया, एक स्टेज पे जब हम अलग हुए 2022 दिसंबर की घटना है बेटा, ये लगा लो 2020 में हमारे घर में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ गया था, अति। मेरे साथ किसी का डिस्प्यूट नहीं था, आपस में तीनों भाइयों की बातचीत थी। मैं तो उसमें एक तरह से मुझे फील होता है कि बलि का बकरा भर बनी। मैं जिस परिवार से थी मैंने हमेशा ये सोचा कि भाई जिस परिवार में जाओ उसके लिए बहुत अच्छा करना चाहिए, मेरी ये वैल्यूज़, मेरा सिस्टम इस तरह का था, परवरिश का पार्ट। जैसे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया कि भाई दूसरे के घर में जाके बेहतर बनाना है दूसरे के घर को। हम सारी सिस्टर्स जिस घर में गई अभी भी उन सबकी स्थिति पहले से बहुत ऊपर है, चाहे वो मेरी बड़ी सिस्टर थी चाहे सबसे छोटी सिस्टर थी। हम जिस जिस परिवार में हैं, जहां हम गए थे, हम उससे बहुत ऊपर अपना ग्राफ ले गए, उस परिवार को ऊपर तक, जिसके लिए हम सब ने मेहनत की। मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जैसा परिवार इनका था ठीक है। अब मैं फैक्ट बताऊंगी, कम पढ़े लिखे लोग थे लगभग सारे, कोई ऐसा हाईली क्वालिफाइड नहीं था। मैंने कभी ये बात कही नहीं है। जिस दिन मैं इनके घर में गई थी ना, इनके घर में 3 कमरे नहीं थे, 3 भाइयों की वाइफ, जहाँ पे भाई एक लड़की जब मैरिज करके आती है तो उसका हक होता होगा ना कमरा, तो इनके घर में 3 कमरे नहीं थे जिसको कह सकें भाई बहू का कमरा है। कोई बात नहीं, ये बात मैंने कभी इनकी मदर से भी नहीं कही। वहाँ से निकल के आज इनके गांव में घर जो है पूरा, ये बात तो पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगी, पूरा गांव इस बात की गवाही देगा, उस पूरे रोड पे वैसा घर नहीं है।
इटालियन मार्बल उनके घर में लगा हुआ है जो मेरी कमाई से बनाया है, मैंने मेहनत करके। अच्छा कोई बात नहीं, चलो भाई हर कोई अपने परिवार के लिए करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बात यहाँ तक की नहीं थी ना कि पैसे खा गए। इस टाइम से जितना मैंने कमाया, 2015 तक मैंने गवर्नमेंट जॉब की, मुझे आज तक नहीं पता मेरा 1 रुपया भी कहाँ है। मेरी सारी कमाई जो मैंने सरकारी नौकरी से की, उसमें बहुत सारी तरह के पैसे आते हैं, कभी किसी तरह के, कभी सब लोग जानते हैं जिसके घर में गवर्नमेंट जॉब है। मेरा एक एक पैसा पवन कुमार जी के हाथ में था। वो मुझसे जब भी चेक साइन कराते, मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये किस चीज़ का चेक है, या मेरी पासबुक कहाँ है, या मेरा एटीएम कार्ड कहाँ है। ऐसा तो नहीं कि मैं अंगूठा छाप थी या मुझे अकल नहीं थी। मेरी नौकरी इनके परिवार की देन नहीं थी, मेरी नौकरी मेरे माँ बाप की कष्ट कमाई के पैसों से पढ़ लिख के मैंने अपनी मेहनत से हासिल की। सारा मेरा नौकरी का पैसा, आईसीएस हमने किया था 2008 में। 8 से जिस दिन से हम लोगों ने आईसीएस किया, बेटा एक चीज़ मान के चलना कि कोचिंग सेंटर चलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तुम तो पढ़ते हो ना, हम पढ़ाते हैं। और तुमने ये फील किया कि पता नहीं अब तुम्हें कितने दिन हो गए, मैं बहुत जी जान लगा के पढ़ाती हूँ, मैं कभी टाइम पास नहीं करती कभी भी। मैंने 2003 में अपनी अचीवमेंट हासिल कर ली। मैं कितना आज़ाद जीवन जी सकती थी, ऐश करती, मुझे कोई चिंता ही ना होती। मैं वहाँ से मेहनत करते यहाँ तक मेरी ज़िंदगी सेट हो गई थी। वहाँ से आज हम 2024 में हैं, मैं अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हूँ। मैं वहाँ से अब तक स्ट्रगल कर रही हूँ, कारण जितना मेरा सरकारी नौकरी का पैसा था वो सब पवन कुमार जी के हाथ में था, वो सब खा गए। अब अकाउंट में 000 का बैलेंस है, कुछ नहीं छोड़ा। सारे चेक्स, सारा एटीएम, सब कुछ खाली करके ले गए। पवन कुमार जी सर के दूसरे नंबर के भाई, यहाँ रीजनिंग पढ़ाते थे। जितना मैंने सेंटर से कमाया, जितना पहले दिन से जो कमाई हुई ना बेटा, वो सब इनकी माताजी के हाथ में मैंने दी। वो इस बात से मुकर के दिखाएं। मैंने कभी ये नहीं पूछा एक भी दिन कि मेरी कमाई का तुम करते क्या हो। उन्होंने कोई प्लॉट लिया, उन्होंने चोरी छिपे ज्वेलरी बनवाई, अपनी बेटी के घर दिया, मुझे नहीं पता। मैं ये कहूँ कि मुझे पता ही नहीं। मैंने आंख बंद करके परिमल पे और इनकी माताजी पे विश्वास किया कि भाई माँ है, गलत नहीं हो सकती। हमारा तो यही कॉन्सेप्ट तो है कि माँ थोड़ी ना गलत होगी। 2019 में इनके घर में कलेश शुरू हो गया। 19 का अक्टूबर था, सर का बर्थडे आने वाला था। कलेश इस हद तक हावी था कि मतलब बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। 19 के बाद इनके बीच के गैप्स बढ़ने लगे, लेकिन पैसा उन्हीं के हाथ में था। जितना पैसा कमाया, करोड़ों रुपए, सब कुछ उनके हाथ में। अब जाके 2020 के बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई। फाइनेंसिस की रिपोर्ट्स जब सामने आई, जब परिमल सर ने चीज़ें संभाली अपने हाथ में, 2020 पैंडेमिक आ गया। चीज़ें जब संभाली तो तुरंत से पैंडेमिक आ गया। कोई बात नहीं, पैंडेमिक खुला तो पुरानी चीज़ें फिर संभाली, क्योंकि दोबारा से कामकाज चला। तो पता चला कि मैक्सिमम प्लॉट्स, मैक्सिमम प्रॉपर्टी पवन कुमार जी ने अपनी पत्नी इंदु बाला, इनके नाम ले रखी हैं। इंदु मैडम करती क्या है मैं बता दूं आपको। इंदु मैडम अब कल परसों जो है, ये सब कहानी क्यों बतानी पड़ रही है इसका बैक बता देती हूँ। सैटरडे को परिमल सर और मैं और मेरा बेटा कान्हा इनके गांव में गए हुए थे। एक डेथ हो गई थी इनके क्लोज सर्कल में, ताऊ जी हैं एक, उनकी वाइफ की, ताई जी की मतलब एक्सपायर हो गई थी। उनका फ़ोन आया था। मैं बल्कि मना कर दी कि रात में किसी की मौत पे नहीं जाते। एक दिन पहले डेथ हुई थी, अगले दिन हम चले गए। वहाँ कम से कम 20-25 लोग बैठे हुए थे। इनका सबसे छोटा भाई पवित्र कुमार वहाँ अपनी तरफ से, एक होता ना भाई अटेम्प्ट टू मर्डर, कि मैं जान से मार दूं, एक बहुत भारी भरकम वो पूरा जिसको हम लठ कहते हैं वो लेके आया। परिमल सर ऐसे नॉर्मल सब लोग बैठे हुए थे, और वो रात के अंधेरे में उसने एकदम से दोनों हाथों को लेके इतनी तेज अटैक किया, बस बाय चांस सर के कंधे पे लगा, वो यहाँ नहीं लगा सर पे, अदरवाइज सर पे लग जाता तो इंस्टेंट डेथ थी 100%। वो इतना नीच, इतना घटिया आदमी है। उसकी क्वालिफिकेशन बता दूं, अंगूठा छाप टाइप है वो, कुछ नहीं आता उसको, कम्युनिकेशन स्किल 0, 8वीं क्लास फेल है वो, 8वीं में फेल हुआ, 10वीं में फेल हुआ, उसको किसी भी चीज़ की अकल नहीं है। और कुछ दिन पहले के, ये तो कहानी थी कि भाई ये बातें क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि सैटरडे को उन्होंने ये काम किया। अब इसके बैकग्राउंड में चलें, जो हमने प्रॉपर्टी 2020 में परिमल सर ने संभाली, मैंने तब भी नहीं संभाली, तो परिमल सर को पता चला कि पवन कुमार जी ने अपनी पत्नी के नाम, जिसकी की क्वालिफिकेशन 0 है, जिसको कुछ नहीं मिला जीवन में, अंगूठा छाप एक औरत है, उसके नाम सारी प्रॉपर्टी करा रखी है, बड़ी बड़ी, इंदु बाला के नाम। और उस प्रॉपर्टी में
वो टाइम भी है जब उनका कोई लेना देना था ही नहीं हमसे। 2020-21 में जो कुछ हमने सिर्फ हम दो ही लोग काम कर रहे थे, उस टाइम की भी प्रॉपर्टी, क्योंकि परिमल सर ने भी कागजात संभाले नहीं, वो सब अपनी पत्नी के नाम करा दिया। अब हमारा जहाँ घर बन रहा है ओमेक्स में, इसमें पता चला हमें, वो तो शुक्र है कि वो अलग होने से पहले ही पता चल गया, उसका भी आधा हिस्सा इंदुबाला के नाम, जहाँ हमारा घर बन रहा है। यानी वो इस प्लानिंग में थे कि कल को जब ये घर तैयार होगा तो इस घर पे भी मेरी पत्नी का कब्जा, और यहाँ पे जो पीछे बनाया खरखौदा वगैरह में, यहाँ भी उतनी उनकी पत्नी का कब्जा। जैसे कोई किसी के विश्वास का कितना गलत फायदा उठा सकता है, ये सब उसकी एक कहानी है। पवन कुमार जी का ये हाल, इंदू के नाम सब कुछ करा डाला, अपने बेटे को वो सोचते हैं कि बस हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, कुछ भी करना ना पड़े, उनके बेटे को आगे जाके भविष्य में कुछ ना करना पड़े। मैं कितनी बार ये बात करती हूँ कि हराम का जो जीवन होता है ना, वो सबसे खराब जीवन है। इंसान का जन्म हुआ है काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। पवित्र कुमार जी 2022 में मुझे पता चलता है कि बात बहुत बढ़ गई है। एक दिन वो शाम को घर आ जाते हैं परिमल सर के साथ मारपीट करने। उनको, परिमल सर को उनके मामा जी ने बुला लिया, मामा जी के कहने पे परिमल सर चले गए, वो घर तक आए और इतनी वाहियात, इतनी चीप लैंग्वेज वो यूज़ करके गए जो मैं बोल भी नहीं सकती। मेरे संस्कार उतने घटिया नहीं है, मेरी परवरिश एक अच्छी माँ ने कर रखी है, मैं उतने गंदे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती जो वो बोल के गए। और वहीं पे पवन कुमार जी भी थे। उस दिन तो वो चले गए। उस दिन के बाद फिर परिमल सर को जब ये सब पता चला तो इन्होंने पूरी अपने रिश्तेदारी, अपनी मौसी या जो भी इनके रिलेटिव से सबको बुलाया और फाइनली एक कट ऑफ हो गया कि भाई अब के बाद तुम्हारा हमारा आना जाना बंद। वो तुम्हें सर ने कई बार बताया भी होगा, वो मुझ तक भी, जबकि मैं इनके घर में कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी और इन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई पे कुछ खर्च नहीं कर रखा। इन्होंने जो कुछ खर्च कर रखा है अपनी बाकी बहुओं पे कर रखा है। बात आ गई कास्ट को लेकर, तो उन भाई साहब ने मेरी कास्ट पे टॉन्ट किया। जैसे वो इतना अनपढ़ आदमी है, 6ठी क्लास पढ़ लेता तो वो जान लेता कि सबसे ऊपर जो वर्ण था वो ब्राह्मण वर्ण था। उस जाहिल आदमी ने अगर 6ठी पढ़ी होती तो। और इरफान हबीब हैं बेटा, सबसे बड़े हिस्ट्री लिखने वाले आज की डेट में, अभी जिंदा बैठे हैं। 1931 का शायद उनका बर्थ है, 90-92 साल के हो गए होंगे, 93 के आसपास के। उनको पढ़ना तुम लोग भी डिटेल में, उन्होंने वर्णों में बड़े अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। पर बात किसकी समझ में आएगी? जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा। जाहिल अनपढ़ की बुद्धि में तो ये बात आनी नहीं है कि तू किसके बारे में बात कर रहा है। अगर मैं SC ST होती तो मैं उसके ऊपर ऐसा मामला बना देती कि उसको जिंदगी भर बेल ना मिलती। जैसे आदमियों का कोई मामला नहीं बनता ना, ऐसे इस तरह से। तो कोई बात नहीं, उसकी जितनी बुद्धि है उसने वैसा व्यवहार किया। बात वहां तक भी मैंने कभी बाहर नहीं बताई। पर अब बात आ गई थी कि भाई अपने खुद के जो माँ के पेट से जने हुए भाई हैं वो आके और अटैक कर रहा है, और अटैक इस मोड में कर रहा है कि वो, भैया अब पता है उसके साथ क्या प्रॉब्लम है बेटा, वो मेंटली सिक है। उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि मेरे पास लड़का नहीं है, उसके पास सिर्फ एक बेटी है। तो उसकी बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि मेरे पास तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अब तुम उसकी सोच का अंदाजा लगाओ कि उसकी सोच कितने नीचे स्तर की है कि वो ये सोचता है मेरा बेटा नहीं है तो इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा नहीं है, बेटी के ऊपर मेहनत कर ले, बेटी तो है ना, इसको पढ़ा लिखा के काबिल बना ले। अब उस आदमी की बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती और उसमें और किसी जानवर में कोई अंतर नहीं है। उसकी नीचता का अंदाजा इस बात से लगाओ कि वो गांव में एक घर में कल मौत हुई है, आज उसके दुख में बैठे हैं। उसकी जिस औरत की डेथ हुई, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसके पोता पोती, बहू, सब रिश्तेदार जैसे आते हैं। हमारी हिंदू धर्म में पता है क्या मान्यता है? हमारा गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी इंसान की मौत हो जाती है ना, तो 13 दिन तक उसकी आत्मा उसी घर में रहती है और वो ऑब्जर्व करती है कि कौन दुखी है और किसको फर्क नहीं पड़ा। तभी देखो हम हिंदू कल्चर में 13वीं का रिवाज निभाते हैं कि 13 दिन शोक मनाओ, क्योंकि 13 दिन बाद वो आत्मा अपना घर छोड़ के और अपनी आगे की सफर तय करेगी। उस औरत की जिसकी कल डेथ हुई है वो इनकी ताई जी लगती है, हरकौर, हरकौर नाम है उनका। सोचो कभी गोद में खिलाया होगा और उसकी मौत का उसने वो दुख माना कि आके वहां उनके घर में ऐसा उसने कलेश उतारा कि पूरे गांव में ये बात फैल गई आग की तरह, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। ये बेइज्जती उन घर वालों की है ना जिनके घर में मातम था और उसने कलेश कर दिया। उन घर वालों की क्या इज्जत छोड़ी, और घर वालों की नहीं, गांव की क्या इज्जत छोड़ी उसने पूरे गांव के मुंह पे तमाचा मारा है ये हरकत करके कि भाई किसी के घर में मौत हो गई और इसको अपना क्या सूझा कि जाके मैं अपने भाई का मर्डर कर दूं। इससे दिखता है कि उसके संस्कार कैसे हैं।
वैसे भी किसी की मौत होती है ना, तो कितनी बड़ी लड़ाई हो, वहां जाके शांत बैठना होता है। इतनी बेसिक वैल्यू तो कम से कम हर इंसान में है ही, पर उसमें नहीं है। उस आदमी में उसका दिमागी स्तर इतना नीचा है। ये गांव की बेइज्जती की उसने, पूरे गांव के मुंह पे तमाचा मारा, बुजुर्गों के मुंह पे तमाचा मारा, उस घर के जितने लोग थे उन सबके मुंह पे चांटा मारा कि मैं ही मैं हूं और देखो मैं क्या कर सकता हूं। कल उनके घर में अर्थी उठी थी और आज उनके घर में लोग इकट्ठे हो रहे हैं किस बात को लेके कि पुलिस की गाड़ी आने वाली है। तो कितनी चीपनेस है, कितना घटियापन है। उस पूरे गांव को ऐसे घटिया लोगों का बाइकआउट कर देना चाहिए, मेरा पर्सनल ये मानना है। ऐसे लोगों के साथ ना उठ बैठ रखनी चाहिए ना बातचीत, और ऐसे नीच घर में से किसी को भी मैं पर्सनली ये कहूंगी ना बेटी का रिश्ता ना बेटे का, क्योंकि कितने गंदे संस्कार इन्होंने दिए होंगे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत ही बुरा हाल है। सारा पैसा मेरा खा गए, अब सब कुछ डकार के, और अब भी उनको शर्म नहीं आती। अब अटैक करके हमने उनके खिलाफ पुलिस में दे दी कंप्लेंट। कंप्लेंट में सबका नाम लिखा, कंप्लेंट में नाम लिखा तो इनकी माताजी आके पता है क्या कहती है एसएचओ के सामने कि मैं तो मरवाऊंगी, मेरा लड़का है, मैं तो मरवाऊंगी। 2-3 बार उसने ये बात कही। एसएचओ ने भी मतलब ये अचंभा माना कि कैसी माँ है। एक पुरानी कहानी हम सुनते थे जिसमें कहते थे कि एक बार एक किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी को कहा कि भाई मुझे तुम्हारी माँ का दिल चाहिए। तो वो लड़का इतना नालायक था कि अपनी माँ को मार के वो दिल निकाल के ले गया, और रास्ते में जब ठोकर लगी तो वो लड़का गिर गया। तो उस दिल से आवाज आई कि बेटा तुझे लगी तो नहीं। ये माँ की कहानी सुन के हम बड़े हुए थे, हमने माँ की कैसी तस्वीर, कैसा रूप, कैसी एक इमेज बनाई थी। वहां एक माँ ऐसी भी है जो उस दिन घुसी जब अंदर, उसके गांव में कलेश हो गया, उसका पूरा गांव इकट्ठा, लेकिन उस माँ से इतना नहीं हुआ कि वो आके कम से कम देख तो ले कि उसके बेटे को चोट कहाँ आई है। इतना नहीं हुआ। अगले दिन पुलिस चौकी में आई तो भी आके, जैसे मुझे ऐसा लगता है कोई भी माँ हो चाहे कितनी निर्दयी हो, आके कहेगी बेटा तुझे कहाँ लग गई, ज्यादा तो नहीं लगी। उसने आके पूछा भी नहीं, और कहा कि मैं तो मरवाऊंगी, मेरा बेटा मैं तो मरवाऊंगी। ये शब्द दिखाते हैं कि वो औरत किस स्तर तक की सोच रखती है। इन सब मिली जुली जो षड्यंत्र है ना, कुछ लोग इसका हिस्सा हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है पवन कुमार जी का। ये मेन है। इन्होंने सारा पैसा, सरकारी नौकरी में है खुद, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मेरी और इनकी ज्वाइनिंग में 2 दिन का फर्क था। मेरी सारी सैलरी खा गए। मैंने पीएलआई करा रखी थी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, जो जिंदगी कि भैया कल को आपको कुछ हो जाए तो दिक्कत ना आए, उसका पैसा भी खा गए। पीएलआई का जो पैसा था ना मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ये आदमी खा गया मेरा सारा पैसा। और ये बात मैं सिर्फ अपने आप नहीं कह रही, एमसीडी स्कूल में जहां मैं काम करती थी वहां ये भी काम करते थे। पूरे स्टाफ को, पूरे एमसीडी को पता है कि सारा पैसा बबीता का ये देखते थे। एटीएम, सारे चेक, सब कुछ इनके हाथ में था। आज मेरे पास इन्होंने 1 रुपया नहीं छोड़ा। और इन्होंने क्या किया उस पैसे का खा के, अपनी पत्नी इंदु बाला, जिनका कि घर में सिर्फ एक काम था खाना बनाने का, खाना बनाने में भी इनको दिक्कत थी, उस खाने पे रोज कलेश होता था, रोज कलेश। इनके नाम ढेर प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति इनके नाम है, जिनका कोई योगदान नहीं है मेरी जिंदगी में या किसी भी काम में। इनका बेटा आशीष कुमार चाहते हैं ये जिंदगी भर ऐसे ही बैठा रहे, और मैं तो ईश्वर से कहती हूँ ठीक है ऐसे ही बैठा रहे भैया, जो माँ आप जैसा चाहें वैसे ही बैठा रहे। इसके लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ये बैठ के आराम से खा ले। लेकिन ये नहीं सोचा कि मैंने जिंदगी भर मेहनत की। बेटा मुझे नहीं लगता कोई भी ये कह सकता है कि मैंने मेहनत नहीं की। मैंने अपने पार्ट पे, चाहे मैं सरकारी नौकरी में थी या मैंने सेंटर चलाया, आज मेरी एज 41 प्लस है, मैं 20 साल से मेहनत, 20 साल में तो नौकरी हासिल कर ली, उससे पहले से मेहनत कर रही हूँ। मेरी मेहनत को इन सब ने जीरो कर दिया। और इनका कहना पता है क्या है? इनका कहना था कि हमने तो आपको हाथों पे रखा था। हाथों पे रखने का मतलब क्या होता है? क्योंकि मेरी सारी कमाई खाते थे, अगर ये मुझसे एक दिन भी लड़ते तो फिर मैं तो, इतनी तो मैं पढ़ी लिखी हूँ कि मुझसे कोई लड़ रहा है तो मैं उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर, तुरंत अलग हो जाऊंगी। इतने चालाक थे कि भैया कैसे प्रॉपर्टी हमारे नाम होती रहे, ये पूछें भी ना कि प्रॉपर्टी किसने ली, किसके नाम ली, कहाँ ली। मुझे ये नहीं पता इनके घर में क्या है क्या नहीं है। ये सब षड्यंत्र इनका रचा हुआ है। और इन्हीं के साथ एक मैडम जिनको हमने अपना पूरा फाइनेंस का काम दिया था, वो सर के 3रे नंबर के भाई की वाइफ सविता जी, जिसने अटैक किया वो है पवित्र कुमार। इन्होंने किया ये काम। इनकी पत्नी है सविता। सविता को मैंने हमेशा छोटी बहन माना, कभी नहीं पूछा सविता से नीचे जाके सविता कितने एडमिशन हुए, कितने रुपए आए। सविता ने भी खूब बड़े पैमाने पे गबन किया। सविता के पिताजी, जब इसकी शादी हुई, इन सबकी शादी मुझसे पहले हो गई थी, मैं सबसे लेट आई इस घर में। जब शादी हुई तो कुछ नहीं था ऐसा भारी भरकम कि जिसको कहें बढ़िया लाइफ।
इनके पिताजी का भी बैकग्राउंड जैसा एक नॉर्मल किसान का होता है, 2 एकड़ जमीन का मालिक जो होगा उसका नॉर्मल जैसा ब्योंत होता है। आज इनके पिताजी के पास करनाल में कितने गज की कोठी है वो? 300 गज का, करनाल सीएम सिटी में 300 गज की 4 स्टोरी मेन रोड पे बनी हुई 4 स्टोरी बिल्डिंग है। वो कहाँ से बनी है, कैसे बनी है, वो गोलमाल है, वो किसी को नहीं पता। इनकी सिस्टर बंटी हैं, उनका मेरे साथ कांटेक्ट था, उसने लव मैरिज कर ली, तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। वो पढ़ी लिखी थी, वो कभी कभी मुझसे बात करती थी। उसका ये कहना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है सारी फ़ोन में, कि मैम आपके घर से ही हम लोग पढ़ लिख गए और सविता ने जो है हमारा सारा खर्चा उठाया जब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की। कोई बात नहीं, खर्चा उठाना गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही गलत किया, लेकिन जो बड़े लेवल का गबन किया, जो चीटिंग की, वो तो गलत है ना, जो करोड़ों रुपए का गबन किया, ये दोनों। इसके बाद एक हमारे परिमल सर के जीजा जी हैं, सुरेंद्र कुमार, ये सब टीचर हैं। अजीब बात देखो, ये टीचर हैं, सुरेंद्र कुमार जी, ये हरियाणा में टीचर हैं। इनके पिताजी का काम अच्छा था, जब सर ने अपनी सिस्टर की शादी की तो ठीक है, वेल ऑफ थे वो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं था, इनसे ऊपर का काम था। लेकिन जब काम धंधा सुरेंद्र जी के हाथ में आया तो वो काम जीरो हो गया, वो काम धंधा नहीं बचा। सुरेंद्र कुमार जी को परिमल सर ने अपने साथ जोड़ लिया, किताबों का काम वो देखने लगे। किताबों का काम देखते देखते हमें पता ही नहीं चला वो इतना कैसे कमा गए कि आज पूरे सोनीपत के वेस्ट रामनगर में उनके जैसी कोठी किसी की नहीं है। इतनी ज्वेलरी के मालिक कैसे बन गए, कहाँ से पैसा आया, ये अजीबोगरीब बात है, हमें नहीं पता इसके बारे में। ये भी टीचर हैं, सुरेंद्र नैन इनका पूरा नाम है, वेस्ट रामनगर में रहते हैं। ये भी टीचर हैं, इनके पिताजी की भी बहुत बड़ी कोठी बन गई करनाल में। ये तो मैंने आपको बता ही दिए। तो बेटा ये आप सबको क्यों बता रही हूँ, 1-2 बातें और बता देती हूँ, फिर मैं बस सम अप करती हूँ इस बात को। 2 भाई हैं सविता मैडम के, एक का नाम है विकास राठी और एक इनका भाई है अमित राठी। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, जब ये मेरे घर आते थे ना तो मेरे पैर छूते थे। और इनके पिताजी का क्या कहना था, सविता मैडम के पिताजी का, उन तक भी जाएगी ये बात। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटी पहले तू है, सविता बाद में है मेरे लिए। जिस दिन दिक्कत आई मेरे ऊपर तो वो गायब थे, वो कहीं नजर नहीं आए, वो अपनी बेटी की तरफ खड़े थे। कारण क्या था मुझे नहीं पता, वो कोठी कारण था या वो ज्वेलरी और पैसे कारण था, लेकिन आदमी कैसे दूसरे को शीशे में उतारते हैं ये देखो तुम। इनके पिताजी का कहना था कि बबीता तू पहले है और ये सविता हमारे लिए बाद में है। अब वो कहाँ हैं कुछ नहीं पता। ये भी टीचर हैं, ये भी सरकारी स्कूल में टीचर हैं मेवात में। इनकी पत्नी है रचना, ये पलवल की ब्रांच और ये करनाल की ब्रांच चलाते थे कहूंगी अब, क्योंकि दोनों ब्रांच अब बंद कर दी हमने, चलती हुई ब्रांच बंद कर दी। कारण ये गड़बड़ कर रहे थे, गड़बड़ कर रहे थे तो भैया एक तरफ तुम अपनी बहन की तरफ, एक तरफ हमारी तरफ, किसी भी चीज़ में ढुलमुल रवैया नहीं रखना चाहिए। एक तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भैया मैं इसके साथ हूँ या मुझे ये लोग गलत लगते हैं। अब कहानी क्या है कि इन सब लोगों ने, जब ये सैटरडे को हुई ये हरकत, तो इन सब लोगों का उसमें हाथ था। ये सब षड्यंत्रकारी हैं। कल को मुझे या परिमल सर को या मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उनमें ये सब लोग कल्प्रिट हैं। पवन कुमार, इनकी पत्नी इंदु बाला और इनका बेटा आशीष। ये पब्लिक डोमेन में खड़ी होकर मैं ये बात कर रही हूँ ताकि इन लोगों की भी आंख खुलें। ये क्या सोच के बैठ गए कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कर लो। हर एक आदमी को पता हो, पूरे एमसीडी को पता हो कि पवन कुमार कि किस लेवल का आदमी है, कैसे इसने अपनी भाभी का सारा पैसा खा लिया जो सरकारी नौकरी का था। और ये परिवार, इन मैडम ने, इनको हमने सारा फाइनेंस का काम दिया, इनके घर तक कैसे इतना पैसा पहुंचा हमें नहीं पता। इसके बाद सुरेंद्र कुमार जी और ये दोनों सविता मैडम के भाई जिनको फाइनेंस दे रखा था। तो बेटा ये देखो किस तरह से ये जाल बुनते हैं लोग और कैसे आपको शीशे में उतार के। एक बड़ा अच्छा कोट परिमल सर ने लगाया था, उसमें इन्होंने लिखा था कि जो गलतियां आपसे हुई है ना, अपने बच्चों को वो समय से पहले बता दो ताकि वो उनसे ना हो। तो जैसे मैं अपने आप को भाई ये देखूं तो मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, मैंने बेटा कभी कभी भी बैठ के नहीं खाया, मैंने हमेशा मेहनत करके खाया। मैं 15 साल की थी जब मैं पैसे कमाने लगी थी। लेकिन कोई इतना नीच हो सकता है और इस कदर किसी को एक्सप्लॉइट कर सकता है
कि उसके सारे फाइनेंसेस को जब वो संभाले तो जीरो कर दे, सारा पैसा अपनी पत्नी के नाम अपने जगह जगह लेके प्रॉपर्टी डाल दी। जैसे इससे ज्यादा नीचता कोई क्या ही करेगा। और चलो पैसे खा गए थे कोई बात नहीं, मैंने पैसों की बात से बात नहीं बोली, मैंने ये बात मुझे बोलने पे मजबूर होना पड़ा जब वो इस बदतमीजी पे आ गए कि अपने भाई पे जानलेवा हमला कर रहे हैं, इसीलिए बोलना पड़ा। तो ये जागरूक रहने का समय है बेटा। और इन सबको जो शिक्षा मिल रही है वो परिमल सर की माताजी हैं सावित्री देवी जी, जो सारा पैसा ज्वेलरी और सब कुछ खा के चंपत हो गई हैं। इसको गबन कहा जाता है, मेरी भाषा में गबन कहते हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई किसी भी माँ के बारे में बुरा बोलने के, लेकिन बेटा अब मेरा एक्सपीरियंस ये है, 4 साल पहले मैंने एक कविता गाई थी मदर्स डे पे, बहुत बढ़िया कविता थी, बहुत चली वो कविता, दिल से गाई थी। लेकिन इन 4 सालों में मेरा परसेप्शन बदल गया और आज मैं कहती हूँ कि विश्वास मत करना कभी भी। आंख बंद करके विश्वास करना, आंख बंद करके मत करना। ये नाम भी आज के इस कलयुग में कालिक पोत सकता है, ये नाम भी। तो ना भाई पे आंख मत बंद करना, विश्वास करना। बेटा रिश्ते निभाना जरूरी है तो विश्वास करो, लेकिन आंख बंद करके मत करना। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे साथ, अब मुझे पता चला बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अपने आप को सेफ हैंड रखना चाहिए और जो पैसा कमाए पैसा उसी को हैंडल करना चाहिए। जैसे हमने कमा के, मैंने गवर्नमेंट जॉब में भी कभी अपना एटीएम भी नहीं संभाला, ये मेरी गलती रही। इतनी आंख नहीं बंद करनी चाहिए कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये कभी भी आपको, जैसे सांप होता है ना, नाग होता है, वो डस लेता है, वो काम है इन लोगों का, इन सब का। तो बेटा तुम लोग भी, ये जरूरी था बताना। उसने पूछा, उस लड़के ने नीचे, जब मैं आ रही थी तो मेरे मन में था कि बता देना चाहिए, हमने जो गलती की तुम मत करना। आज हालात ये हैं कि इनके सारे परिवार में सबके पास, जो ये लोग गांव में भेज दिए गए हैं, इनके पास ऑडी, इनोवा, बाइक भी कौन सी, वो रॉयल एनफील्ड, और स्कूटी हैं, इलेक्ट्रिक अलग और वैसी अलग। एक भी उन्होंने खुद नहीं खरीदी, सब मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा गया था। और जानते हो मेरे नाम क्या है? मेरे नाम है करोड़ों रुपए का लोन। तो इन सब ने क्या चीट किया मिलके कि खुद सारी संपत्ति के मालिक अपनी पत्नियों को बना दिया, अपने नाम ले ली, पवित्र कुमार के नाम ले ली, सावित्री देवी के नाम ले ली, और लोन दे दिया मेरे नाम। ये लोन हमने लिया 2021 में, शायद 21 या 22 में। उस टाइम की प्रॉपर्टी संभाली तो इंदुवाला जी के नाम निकली, लोन संभाला तो मेरे नाम निकला। जो जिस प्रॉपर्टी में अभी हम तुम्हारी क्लासेस ले रहे हैं ना, इसका लोन कभी लिया था 2011 में, जब चेक किया तो वो भी नहीं भर रखा, वो भी मुझे भरना पड़ेगा। तो ये हालात हैं बेटा। कोई किसी को किस तरह से चीट कर सकता है ना, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये परिवार। तो आगे तुम सबको ये लेसन है कि विश्वास करना, लेकिन आंख बंद करके मत बैठना। ये भी आज के टाइम में भाई या माँ, ये किसी भी हद तक नीचता पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही सब जाएंगे, ऐसा ना हो हम सबको मान ले, लेकिन ये जा सकते हैं, इसलिए सजग रहना। मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड करने वाला कोई और नहीं है, मेरे हस्बैंड का खुद का परिवार है। इनकी माताजी जो एक विधवा औरत हैं, इन पे दुख आता था मुझे कि कितनी परेशान है, सांस की बीमारी है उनको, पता नहीं कितने सालों से, 40 साल लगभग हो गए होंगे, 40 सालों से अस्थमेटिक पेशेंट हैं, और विडो हैं वो 24 साल से। तो उनको देख के वैसे ही तरस आ गया। मैं जब पहले दिन आई थी ना, तो मुझे ध्यान है, मुझे फील हुआ था कि नहीं, इस औरत को, मैंने उनको एक बात कही थी, मुझे तो याद नहीं थी, उन्होंने बाद में बताया। उन्होंने, वो दिल्ली गई थी, रोहिणी में हम रहते थे, तो मैंने उनको एक बात, तब मैं 21-22 साल की थी बेटा, मैंने पता है क्या कहा था उनको, कि अगर आपके बेटे किसी दिन आपका साथ छोड़ देंगे ना, तो मैं खड़ी हूँ आपके लिए। ये मेरे शब्द थे। 22 साल की मेरी कुल उम्र थी। उस औरत ने देखो मुझे कैसे डसा, कैसे मेरा सब कुछ खा गई। आज मेरे पास मेरे बच्चों के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा। 1 गज जमीन नहीं है खेत के नाम पर जहां मेरा बेटा जाके खड़ा हो जाए। मैं उसके पति की प्रॉपर्टी नहीं मांगती, ना मैं चाहती, लेकिन जो मैंने कमाया था उसको भी खा गई। और किसको सौंप गई? जिन लोगों ने जिंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं था। आज भी उनके मुंह पे कालिक पुत गई है। गांव में जो उन्होंने किया है ना बेटा, पूरा गांव के लिए ये शर्म की बात है, और ये पूरे गांव के लोगों के मुंह पे तमाचा है कि किसी के घर में मौत हो तो हो, मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। तो ऐसे घटिया नीच लोगों में मेरे ख्याल से तो एक बाइकआउट होना चाहिए, और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना। ये मैसेज तुम सबके लिए भी है। बस यही कहना था मुझे कि देखो किस तरह के लोग होते हैं। मैंने कभी जिंदगी में इस तरह के इतने बड़े लेवल पे चीटिंग कभी सुनी नहीं थी जो इन लोगों ने कर दिखाई। तो माँ पे, भाइयों पे विश्वास करना, पर आंख बंद करके मत करना। और लड़कों, तुम्हारे लिए एक मैसेज और है, तुम्हारी पत्नी अगर कमाती हो ना, तो उसके पैसे अपनी माँ के हाथ में मत रखना,
अपनी पत्नी के पैसे उसके पैसे हैं, वो चाहे खर्च करे, फेंके, वो कमाए। हम गलती क्या करते हैं, लड़के भी, जिसमें मेरा भाई भी आता है, लड़का सोचता है कि मेरा पैसा मेरी पत्नी का पैसा, दोनों वर्किंग है तो दोनों इकट्ठे करके माँ को दे दूं। ये गलती की हमने भी। अगर मैंने अपने अकाउंट्स को भी खुद रखा होता तो आज मेरे पास सब कुछ था। मैं तो 20 साल की कमाने लग गई थी, आज मैं 41 साल की हूँ। लेकिन जब मैंने भी संभाला ना, मैंने आंख बंद करके सोचा इनके भाई। अच्छा एक और चीज़, इनकी माँ पता है क्या कहती थी कि ये तो राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी हैं, ये तो कभी आपस में बचपन में लड़े भी नहीं। आज वो माँ पता नहीं क्या जवाब देगी समाज को जब कोई पूछेगा कि तेरी ही पैदाइश के दोनों लड़के हैं और एक ने दूसरे को जान से मारने के लिए उस पर अटैक कर दिया। अब उसकी वो राम लक्ष्मण की जोड़ी को पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसे लोग हैं जो जबान से कुछ हैं और असलियत में दिल में कुछ है। तो ऐसे लोगों से आगाह रहना बेटा। ये किसी की भी जिंदगी में, किसी के भी घर में हो सकते हैं। हम भी यही सोचते थे कि परिवार बेस्ट परिवार है, हमारे साथ कभी कोई चीट नहीं करेगा, लेकिन देखो चीटिंग किस हद तक गई। तो बहुत भयानक ये कलयुग है, अपने आप को संभाल के चलना। और मैं कई बार शुक्र करती हूँ ईश्वर का कि ये सब परिमल सर के होते हुए क्लियर हो गया। ऐसी कहानी सुनी है कि कई बार किसी लड़की के हस्बैंड गुजर गए तो उसको घर से ही निकाल दिया। ये ऐसे ही लोग हैं। ऐसे भी होते हैं कि भाई गुजर गया तो भाई के बच्चों का मर्डर कर दिया ताकि प्रॉपर्टी ना बांटनी पड़े। और इनके भी ये जबान थी कि भाई मेरे लिए भी कि इसकी गर्दन उतार दें, और भाई पे तो उसने दिखाई दिया कि उसके संस्कार कैसे हैं कि भाई इस तरह से अटैक करना कि जान से मार दें। तो इससे ज़्यादा नीचता क्या होगी। पूरे गांव के मुंह पे तमाचा मारा है, जिसके घर में मौत हुई है उसके घर में जाके ऐसी हरकत करके। तो ऐसे घटिया लोगों का तो सोशल बाइकआउट होना चाहिए। वैसे भी मेरे ख्याल समाज में उनकी कोई इज्जत रही ही नहीं होगी। ये बात बताना बहुत ज़रूरी था ताकि तुम सबको भी मैसेज मिल जाए। और बेटा आज तुझे पता चला है, कल इनको, तो ये ज़रूरी था। सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ, इसलिए बता दिया। ठीक है, चलो कुछ और बातें बताता हूं। 1 रुपया कमाया वो अपनी माँ को दिया, फिर 2 कमाए वो उसको दिए, 10 कमाए वो उसको दिए, 1 करोड़ कमाए वो उसको दिए, 10 करोड़ कमाए वो उसको दिए, सब कुछ दिया। फाइनली क्या बोलती थी? 24 घंटे बोलती थी सब कुछ थारा ही है। अब भी बोलती है सब कुछ थारा ही है। अब भी बोलती है मारा है तुम्हारे नाम कर, भला को ना करूं। पूरी उम्र कमाने के बाद, ये सब नाम खड़ा करने के बाद आज हम कहां खड़े कर दिए? तो ये मेरी मां है, ऐसी मां को क्यों गाली ना दी जाए? बहुत लोग बोलते थे कि परिमल सर ने गाली दे दी। तो परिमल सर ने गाली वैसे नहीं दी, सोच समझ करके दी, रोकने के लिए। बहुत लोगों ने, चरखी दादरी ब्रांच वालों ने चरखी दादरी में गालियों की एक रिकॉर्डिंग थी वो सुनाई। ब्रांच वालों की मीटिंग चल रही थी, ब्रांच मीटिंग में एक आदमी एक भी मीटिंग में नहीं आया। जो डिसीजन लिए गए, भला ये कौन लेने वाला डिसीजन है? ये फलाना ढिमकाना। ऐसे आदमी को क्या कहना चाहिए? लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, मगध है के बच्चे तू आज तक एक मीटिंग में आया नहीं है, तू ज्यादा बकवास करेगा। ये बातचीत तो उसको चरखी दादरी ब्रांच में और बाकी जगहों पर ब्रांच में कि परिमल को बोलने की तमीज नहीं है, फलाना ढिमकाना। ये जो है, ये सारा सिस्टम जो कुछ भी खड़ा, मेरी माँ बड़ी फक्र से बोलती है मारे न तक कोई वकाले है, थारे न पका कर नाम थारे छोरे का सिक्का चारों तरफ चल रहा। नौकरी की गारंटी सीएम पीएम दे नहीं सकता, थारा छोरा नौकरी गारंटी दे रहा, पर उसने बका कोई ओले है। आज तक कौन सा गलत डिसीजन है मेरा? तुम लोग जो है जितने दिन से मुझे जानते हो, मेरे डिसीजन गलत कौन से हैं? 28 सितंबर 2017, 5 में शादी हुई थी। 2017 जब ये बिल्डिंग बनी हुई थी, ये वाली नहीं, उधर वाली बिल्डिंग बनी हुई थी, जिस टाइम पर 20-25 ब्रांच चलती थी। भगत सिंह का जन्मदिन था, तो शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर सत्यम वर्मा आए हुए थे। सत्यम वर्मा ने हमारी शादी करवाई थी। अब वो जो स्पीच देने आए, आकर के यहाँ बैठे और उन्होंने मेरी माँ, मैं और वो तीनों जने बैठे, मेरी माँ को बोला इनकी शादी मैंने करी थी, इस उम्मीद में कि मेरी माँ खुश होगी कि हाँ भाई तने जो है लक्ष्मी घर में ला दी। 24 घंटे करती थी, मारा तो लक्ष्मी आ गई, मारा तो फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। पहले दिन से कमाती आई थी सारे पैसे, भाई हम लोग जो घर में क्यों अलग अलग गांठ बनाई और ये सब क्यों करें। फिर भी मैंने जो है चलो सब कुछ माँ के पास, सब कुछ माँ के नाम।
बस सब कुछ था रहा, सब कुछ था रहा। जब ये मामला इस लेवल तक भी बिगड़ा कि रोटियों के ऊपर झगड़ा, इस लेवल तक बिगड़ा कि कपड़ों के ऊपर झगड़ा, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कुछ है ही नहीं सीन में, ना कपड़ों की जिम्मेदारी, ना खाने की जिम्मेदारी, ना किसी चीज की जिम्मेदारी। 100 बार झगड़ा होने के बाद जैसे ये सब थाने में सारा डिस्कस हुआ, सब कुछ उनके सामने बैठकर डिस्कस हुआ कि एक एक पैसा जब इन्होंने तुम्हारे को दे दिया और तुम्हारी नाम, मैंने अपनी माँ के नाम बनाने में, अपनी माँ की इज्जत बनाने में कहां कसर छोड़ी। वो सब कुछ करने के बाद उनकी जिम्मेदारी क्या थी? रोटी भी ना मिले। मैं घर से निकला, रात को जाकर के टीवी शो करके आया, वापस आया 11 बजे भूखा, सुबह का भूखा। सुबह खाना खाया 8 बजे, 8 बजे से शाम तक 6 बजे तक क्लास ली, 6 बजे यहां से भाग के 8 बजे से 9 बजे तक शो किया, 11 बजे वापस रोटी बलतना तो मेरे टिब्बी कर दी। रोटियों की क्या ये जिम्मेदारी। और एक बार थोड़े ही बबीता से कहता कि रोटी, या तो रोटी ले लो और या सुबह क्लास लेवा लेना। अगर रात को 11 बजे 12 बजे उठ के जो है जैसे पूरे दिन क्लास पढ़ानी है, पूरा मटेरियल तैयार करना है, पूरा सब कुछ करना है। अब जो तुम लोग जो क्लास में देखते हो तो हर रोज ये थोड़ा ही होता है, पिछली बार जैसा पढ़ाया अगली बार वैसा ही पढ़ाते हैं, उससे थोड़ा सा इंप्रूव होता है। ये बिना पढ़े चल रहा है। अब उनका कहना क्या है कि घर में ये भी तो काम करते थे। घर में बिल्कुल काम करते थे वे भी। क्या सभी काम बराबर होते हैं और क्या सभी कामों की वैल्यू बराबर होती है? उतने पर भी हमें झंझट थोड़ी था, सब कुछ उन्हीं के नाम था, सब कुछ उन्हीं के नाम था। जो काम वे करते थे ना, जो काम वे करते थे, पवन की वाइफ खाना बनाती थी तो अब खाना बनाने का काम एक महिला 10,000 रुपए में करती है। बोला हमें नौकरों के बराबर रख दिया। तुमने नौकरों के बराबर रखवाया अपने आप को, हमने तो मालिक बनाया था। पवन रीजनिंग पढ़ाते हैं तो दीपक सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। दीपक सर ने प्लाट ले लिया क्या अपनी पत्नी के नाम रीजनिंग पढ़ाने से? उससे तो ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, जिम्मेदार है, एक भी शिकायत नहीं है। अब रोज की रोज रहता था, अब जो क्या करें, लेकिन जो है वो सिस्टम को बिगाड़ने के लिए जितनी कोशिश हो जाए। उनकी ब्रांच तो करनाल पलवल वालों की ब्रांच चला रखी थी, कोई दिक्कत थोड़ी थी। झगड़ा तो पिछले साल हुआ था, 1 साल से ज्यादा हो गया, चला रखी थी ब्रांच। ना तो अपने आप पैसे देने, उसके पिताजी आते हैं, 2 बातें करते हैं उसके पिताजी। एक, भाई पैसे नहीं है, मंथली के पैसे कैसे दूं? दूसरी, ब्योंत बन गया, बराबर वाला प्लाट खरीदना है। करनाल में स्टेशन जो सेंटर बना हुआ है तो वो सारा प्लाट बोला और बराबर का प्लाट लेना। बराबर के प्लाट के पैसे कहां से आए भाई? तू सेंटर के अलावा क्या काम करता है? लेकिन फिर भी अब उसका जो भाई की वाइफ का पिता है तो हम लोग तो पिता समान, जो अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर में, कोई बात नहीं। मैंने उसकी 1 महीना बंद करी, उसने परमानेंट बंद करवा ली। अब मैं यहां देखा तो पैसे आ ही नहीं रहे। अपने आप चलो पैसे नहीं आ रहे, दूसरों को भी कह रहा है कि मैं तो देता ही नहीं, तुम क्यों देते हो? दूसरी ब्रांचों के भी पूरे सिस्टम को खराब करने में। अभी पंचकुला प्रोग्राम था, बोला कोने जा पंचकुला, अन्ना बालका तक ना बालका न लेकर जा, और किसी भी कार्यक्रम में ये ना करूं और वो ना करूं, ऐसे वैसे। मां ठीक भाई। अब ये सारे काम तो ये सब चीजें जो ना इस तरीके से कि चारों तरफ से, अब पिछले 1 साल से ये सब चीजें जो है, 1.5 साल से और उससे पहले भी, जैसे जब से झगड़ा चल रहा है, ये 2018 की बातें हैं, 2019 की नहीं जो बबीता मैम बता रही हैं। 2018 में झगड़ा चालू। एक दिन क्लास में ऐसे ही कोई बात थी, कोई खुशी की बात थी, बच्चे बोले जी लड्डू। मैंने कहा लड्डू ला दो। एक बार कहा लड्डू नहीं आए, दूसरी बार कहा लड्डू नहीं आए। बच्चे बोले जी लड्डू तो खाएंगे। हाँ चलो यार 1 क्लास और पढ़ा लेते हैं। तो पहले 1 क्लास पढ़ाई, नहीं आए, फिर दूसरी क्लास पढ़ाई, नहीं आए, तीसरी क्लास हो गई, लड्डू नहीं आए। हमारे लड्डू, बोला पवित्र सर ने मना कर दिया। मम्मे लड्डू कह रहा हूं और पवित्र सर कौन हो गया भाई? मैं वहां से क्लास छोड़ के गया, बोला जैसा मैं कहता हूं वैसा चलेगा, कोई कुछ कहता हो। उस दिन के बाद से मैंने घुसने थोड़ी दिया। अगर सेंटर में खड़ा भी दिख गया तो टांग काट दूंगा मैं। ऐसा भयंकर, मैं जो डरता थोड़े हूं किसी से, एक दिन मरने का और एक दिन जीने का। इन लोगों का नाम कहां सुना तुम लोगों ने? मैं ये प्रोटेस्ट और ये वो सब कुछ सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता हूं, इनका सौदा क्या है? आज तक कभी ये थोड़े ही कि परिमल कहीं डर के और पिट के आ गया। पर ठीक, आज तक उनका एक भी ओला नहीं आओ
किसी ने सेंटर में तंग करा, घर में तंग करा, वैसे तंग करा, आज तक कभी भी आया हो ना? वहां मैं डेथ के ऊपर बैठा था, अब उस तरफ मुंह जमा करके दोनों हाथों से ऐसे दोनों हाथों से सिर में मारा था, वो जो दिख गया, मैं थोड़ा सा आके झुक गया, यहां कंधे पर लगा लट। इतने में फिर वहां सारे लोग बैठे थे, जिसके घर बैठे थे उनकी कोई गलती नहीं है। उन लोगों ने उसको पकड़ा, घर से बाहर निकाला, 10-5 मिनट में उल्टा फिर आ गया, उल्टा आ गए, उन्होंने फिर वापस निकाला। बोला अब की बार अगर दरवाजे पर आ गया तो यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। उन लोगों की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो ये काम हुआ, ये गांव और गांव की पंचायत और गांव के बुजुर्गों के मुंह पर तमाचा है। और अगर गांव और गांव के बुजुर्ग कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो ये बेइज्जती गांव की है, ऐसा मैं फील करता हूं। तुम क्या फील करते हो या बाकी लोग क्या फील करते हैं, हम लोग इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे और सब लोगों को बताएंगे। बोला हम भी तो काम करते थे, वे यहां से चले गए, हम वही काम 1 लाख रुपए भी सैलरी नहीं होगी, सब लोगों की जितने काम वे सारे करते थे। उसकी वाइफ रिसेप्शन पर बैठती थी, पवन यहां रीजनिंग पढ़ाता था, पवन की वाइफ यहां खाना बनाती थी, तो लाख रुपए भी सैलरी है नहीं। इस लाख रुपए में इस काम के बदले करोड़ों रुपए। बोला हम एक नौकरों से कंपेयर करते हैं, एक नौकर तुम रख लो परिमल कुमार के बराबर का, और एक नौकरानी रख लो बबीता त्यागी के नाम की, और चलाओ सेंटर, तब पता चलेगा ना लाइकियत तुम्हारी लाइकियत थी, तुम्हारे कारण सब कुछ था, या हमारे कारण सब कुछ था। इसमें कहां दिक्कत है? वहां थाने में एक ने कहा बोला तेरे को सेंटर बना के देते हैं 1 नंबर का, चला ले। हमारे गांव में एक बिल्डिंग है जहां पर हमने स्कूलिंग चालू की थी और हम स्कूलिंग चलाते वहां पर, लेकिन इस झगड़े के कारण वहां से हम उठा के लाए। मैं राड से बाढ़ चाहता हूं। दूसरे नंबर पर खरखोदा में पूरी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, खरखोदा में चला ले। खरखोदा में क्या सेंटर की जरूरत नहीं है, घर की बिल्डिंग है, हमने तो किराए पर। आज जागते टाइम देख लेना, आरके स्वीट्स के पीछे सुरेश सर जो है एस चलाते थे, और वहां पर एक खिड़की है बस, उस एक खिड़की की सीध में इतना कमरा है बस, उस कमरे से चालू किया। या महेश जूस वाला है, महेश जूस वाला कॉर्नर पर आधी दुकान थी, ये पूरी दुकान नहीं थी, आधी दुकान, डबल फ्लोर लिया था, और फिर थाने के सामने, और फिर यहां आ गए। यहां बिल्डिंग में आने के बाद आए थे वे लोग, जब आईसीएस और आईसीएस की ब्रांचेज चल गई थी। पवित्र कुमार जी तो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे थे पूरी। तो ये तो 2016 के अंदर, 17 के अंदर जब ये कहानी थी, 16 या 17 के अंदर, तब जो है मगर भाई जो है मैं तो ये ब्रांच, यहाँ क्लास, फिर ब्रांच, क्लास, ब्रांच, तो ये ब्रांच संभालने का काम तू कर ले। तब उसने नौकरी छोड़ करके और ब्रांच संभालने का काम किया था। आईसीएस का डायरेक्टर बनाया, दिल्ली पुलिस की नौकरी छुड़वा करके आईसीएस का डायरेक्टर। लेकिन वो आईसीएस का डायरेक्टर नहीं रहा, मेरा डायरेक्टर बन गया। मुझे भी ये बताएगा क्लास में बोलना कैसे है, क्लास में खड़ा कैसे होना है, क्लास में पढ़ाना कैसे है, क्लास में कपड़े कैसे पहन के जाने हैं। ऊपर से बबीता त्यागी को बताने लग गया, सुनील सर को बताने लग गया कि पढ़ाना कैसे है। इनसे पूछ लो इसमें क्या कहानी है। जब सर से गुजरी कहानी कि लड्डू, मैंने कहा लड्डू, तो लड्डू भी ना लेने, एक एक काम ये काम ऐसे कर लेना। आज मैंने राजीव को कहा भाई ये पंखे, कल ये पंखे ठीक नहीं हुए मिले तो मैं कल आते नहीं पूछूंगा। अब ये साउंड और कुछ मैं इनको बोलता हूं, तो जिसको काम बताया काम हो गया। अब मैं काम बता रहा हूं, मैंने यहां पर बहुत लंबे समय तक, मां सेंटर में ऐसा कौन आदमी है जिसको मैं कहूं कि ये काम हो जाना चाहिए, है ही नहीं करने को। कितने दिनों तक बबीता मैम यहां बैठी हैं, मना तो मेरी पत्नी छोटी, इतने शातिर हैं, इतने ज्यादा अच्छे नाटकबाज हैं, तुम लोगों के सामने खड़े होकर के बातें करेंगे ना तो तुम्हें भी लगेगा हाँ परिमल की गलती है। मैं क्या कर सकता था, मैं जितने पैसे कमाए सारे पैसे अपनी मां को दे रखे हैं, और सारी प्रॉपर्टी मेरी मां और या इंदू के नाम है जब तक हमारा झगड़ा नहीं हुआ था। तो मैंने कहा ना तो मेरी पत्नी छोटी ना मेरे बालक छोटे। अब बच्चे बताते हैं जैसे ही मैं नीचे से आता तो मेरी मां क्या कहती, बोला अपने अपने कमरे में चले जाओ, कलेश सियालिया ही बात है, कलेश करेगा। हर रोज ऐसे काम करने की कलेश होगा ही होगा। 2018 की एक घटना बताता हूं तुम्हें। 2018 में ग्रुप डी पुलिस और कलर की वैकेंसी आई हुई थी, और भयंकर सेंटर ठुकम ठुक, सुबह से रात तक क्लास, और मेरे पैरों में अब भी निशान है, उंगली पूरी अंदर चली जाए इतना घट्टा इस पैर में और इतना उसमें, और खून चलता,
हर क्लास में खून ऐसे छप 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 चलता। बच्चे भी बोलते कि सर आप क्लास मत लो, और सब लोग तो बोलते ही बोलते थे। मैंने उसको दिखाया डॉक्टर को, डॉक्टर्स ने तो बोला भाई तू खड़ा ही मत हो, खड़ा नहीं होंगे तो फिर फायदा कैसे, तो मर जाना चाहिए, पढ़ाते पढ़ाते मर जाए तो इससे बढ़िया ऊपर क्या होता। एपीजे अब्दुल कलाम कहीं तड़प तड़प के मरते और वो जो है भाषण देते हुए मरे, तो उससे उसकी इज्जत बढ़ी घटी, एक दिन मरने का और एक दिन जीने का। एक देसी वैद्य को मैंने दिखाया, उसने कहा आलू मत खाना। आलू की सब्जी बनाते और आलू की सब्जी में से आलू निकालते चम्मच से और फिर उस सब्जी को देते। इस काम को क्या कहोगे तुम लोग? उस टाइम तक तो सारा पैसा सारा सब कुछ उनके नाम था। अब मुझे नहीं पता ये काम क्यों कर रहे थे क्यों नहीं कर रहे थे। बबीता मैम को भी बिल्कुल ऐसे और शीशे में उतार के ऐसे रखा। कई साल तक इस प्रकार से काम चलता रहा। ये सिस्टम जो है हमारे घर में चला। ये मैंने कहा कि मुझे फ्राइड खाना नहीं खाना, तो फ्राइड खाना बनाते, उसमें पानी डाल के ऐसे दिखे कि ये बॉइल्ड है। एक दिन ऐसे मैं भी खा रहा, साथ में पता नहीं और कोई खा रहा था, मैं यही सब्जी ये है, तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते ही पता चल गया कि उसमें पानी डाल के दे रखा है। तो ये जानबूझकर तब की हालत है जब मेरे पैरों में खून चल रहा था। ये आईसीएस जो ना, जो पसीना तो तुमने बहुत देखा है, तो जो लोग 18 में पढ़ते थे उन्होंने खून भी देखा है ये बहता हुआ। और ये जितनी प्रॉब्लम्स आई आज तक किसी प्रॉब्लम में सामने खड़े नहीं हुए, आज आकर के ये बातें बताने वाले हो गए। मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं उनसे या किसी और से। एक दिन जीने का और एक दिन मरने का, जब तक रहेंगे तब तक ऐसे ही पढ़ाएंगे, ऐसे ही गाइड करेंगे। हमारी जिंदगी, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, मुझे लगता है कि ये एक लेसन है बहुत बड़ा। अब घर मां की इज्जत करे ना करे, बिल्कुल करनी चाहिए मां की इज्जत, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं कि मां को 10,000 रुपए खर्चे के देता सही रहता। भाइयों को तो भाइयों को 10,000 रुपए खर्चे के देता सही रहते। अब सब लोग मुझे कह रहे हैं कि तुमने गलती की, तुमने कुछ भी संभाला नहीं। क्यों? क्योंकि मां को ज्यादा दे दिया, इज्जत ज्यादा दे दी, विश्वास ज्यादा कर लिया। इसके अलावा मेरी क्या गलती है? अब क्या कहती है, बोला गालियां देता है, ना दे तो और क्या करे, मैंने तो सब कुछ दिया और तूने क्या दिया इन रिटर्न? एक भी आदमी ये बता दे मेरी मां ने उसकी जिंदगी में कहीं पर जहां उसको जरूरत थी उसकी हेल्प कर दी मेरी मां ने, एक भी आदमी बता दे। पर हम अपनी मां को गलत कैसे बोलते? अपनी मां को 100 बार रोका, 100 बार समझाया, उसको बिना बताए हमने हेल्प की लोगों की, ताकि एक रिलेशन बना रहे, लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाया, अच्छा सब कुछ किया। आज इस दौर पर खड़े होकर के आज हम ये बात बता रहे हैं। आज उनसे पूछें कि मेरी मां ने पूरी उम्र बबीता की सारी कमाई ली। हमारे घर का फाइनेंस मेरी मां और पवन देखता था। बबीता की पूरी उम्र की कमाई, सेंटर की सारी कमाई इन लोगों ने ली। आज बबीता के नाम क्या छोड़ गए वे और कितने पैसे। अब बोला मेरा तो जो ना कालजा पाट रहा कान्हा के बिना, तो कान्हा को देखने के लिए आज तक देखने की जरूरत भी नहीं समझी उसने। उसका खेत क्यार, उठना बैठना जो हमने खरीद रखा था वो भी नहीं छोड़ा। एक गड्डी की तरफ खेत है, हमने मैंने लड़ लड़ के लिया था कि मेरे पैरों में खून चल रहा है। 2018 में खून चल रहा था, 19 में हमने वो फार्म लिया था, वो खेत लिया था कि यहां पर स्विमिंग पूल बनाएंगे, मड बाथ ले लिया करेंगे, जो है अपने बॉडी के ऊपर थोड़ा सा काम कर लेंगे। उसको भी नहीं छोड़ा। आज भी मेरी बुआ उनका संदेश लेके आई हुई थी, वे तो ये कह रहे हैं सब कुछ उसी का तो है। इतने बेशर्म आदमियों का क्या करें, सब कुछ मेरा है तो मेरे नाम क्यों नहीं करते भाई? अब मेरे नाम है ही नहीं तो फिर किस नाम का मेरा? और जहां पर मैं ऐसा गंदा आदमी नहीं हूं कि जिसके साथ लड़ता भी रहो और उन्हीं के साथ ही भी करूं। सुबह लड़ रहे शाम को ही, बस जिसके साथ नहीं बनती तो नहीं बनती। मैं जिंदगी में कांटे बहुत बड़े मारता हूं, जहां कांटा लग गया मतलब लग गया। अब जो आदमी घटिया निकला तो उसके पास क्या जाना। मेरा कोई भी आदमी आज तक एक भी आदमी बना दे किसी के साथ, अगर मेरी बिगड़ गई तो बिगड़ ही गई, बस टाटा। फिर वो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश।
और ये बात मैंने उनको बताई थी, अपनी माँ को भी बताई कि जहां तू चल रही है मैं तेरे आगे पीछे भी नहीं निकलूंगा, और अब नहीं निकलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब मेरे भाई तो उनको मैंने बताया था, सब कुछ किया था। हमारे गांव में जाके पता कर लो कि जब बबीता घर में आई थी हमारे में, तो हमारे घर का लेवल क्या था और आज क्या है। मैं भी काम कर रहा था उसी घर में, मैं भी कर रहा था, ऐसा थोड़े कि मैं नहीं कर रहा था, और बाकी लोग भी कर रहे थे। लेकिन बबीता के आने के बाद हम लोग वहां से वहां पहुंचे, लेकिन उन्होंने इसकी सारी उम्र की सारी मेहनत और सारा पैसा और सब कुछ खा पी करके और जयराम जी की डकार भी नहीं ली। अब भी उनकी निगाह ये रहती कि जो ACS में कमाई हो रही ना, इसमें से भी आगे भी मिलता रहे उनको। अगर भाई अलग होते हैं तो चलो भाई आगे सब अपना अपना कर खाओ ना, अब भी निगाह इस बात के ऊपर है कि अब भी हम उनको कमाई देते रहे। ये सीन है, ये हाल है। तीनों भाइयों में गैप क्यों? तो मैं अपनी माँ के चंगुल में बचपन में भी कम रहता था, बीच में भी कम रहता था, बाकी भी कम रहता था। मैं बहुत बाहर रहता था, मैं बहुत पढ़ता भी था, बहुत सब चीज़ों को देखता भी था। इस कारण से हमारे भाइयों के अंदर हमारे में गैप है। मैं परजीवी नहीं हूं, मेरी नीयत दूसरे के धन को देख करके लपलपाती नहीं रहती है। मेरा मन ये रहता कि हम कमा के खाएं, और आगे भी अगर जीवन रहा तो आगे कमाते खाते रहेंगे, नहीं जीवन रहा तो कोई बात नहीं। कोशिश चारों तरफ से बहुत बढ़िया चल रही है। पूरे उस पे धमकी देकर के और रिपोर्ट देकर के बोला जो ब्रांच चलवा के दिखा दूंगा, चलवा ले भाई, हम भी देखेंगे। चलो आज इतनी ही बातें करते। बस बेटा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बस 1 मिनट की और बात बता दूं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सब तक पहुंचेगी तो सब तक व्यू पहुंचे ना कि भाई मैं इतने साल से कुछ नहीं बोल रही थी। भाई मेरे हस्बैंड पे कोई अटैक करेगा तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मॉरल ड्यूटी। नहीं तो मैंने कभी क्लास में, तुमने नोटिस किया, कभी जिक्र भी नहीं किया। मेरे लिए वो उसी दिन मर गए थे जिस दिन उन्होंने ये हरकत की थी, कि मैंने उन पर आंख बंद करके विश्वास किया, उन्होंने ये किया। एक बात और बता देती हूँ बस, इंदु बालाजी जो मेरी देवरानी है, इसके ब्रदर का मेरे पास फ़ोन आया, और वो मिलने भी आया जब शुरू शुरू में अलग अलग हुए थे। तो उसने फ़ोन पे 44 मिनट की मुझसे बात की, और उसने उसमें 20 बार कन्फेस किया कि वो मुझे जैसे कहता है दीदी करके बात करता है। तो बोला दी पिछले ना 5-6 सालों से इंदु लगातार ढेरों रुपया अपने घर ले जा रही थी, ये उसके सगे भाई का बयान है। और बोला पिछले 5-6 साल से हम घर में ये बात करते थे कि ये गलत कर रही है इंदु, क्योंकि कमाती तो थी नहीं। और बोला ये 5-6 साल से आपका घर ढो रही थी, और इसने पता नहीं कितना अकूत अपनी ज्वेलरी बनवाई है। ये हाल तब है जब उसकी ज्वेलरी यहाँ ढेरों बनवा दी गई थी। तो ये जो चोरी की आदत है ना बेटा, ये ब्लड में ट्रेवल करती है। उसकी चोरी की आदत तब से है जब न्यूली मैरिड आई थी। ऐसा तो मेरी सास बताती थी, मेरी ननद बताती थी कि 10-10 रुपए चुराती थी घर में। किसी की पर्स में से 10 रुपए निकाल लिए, किसी की में से 20 रुपए। उसको 10-20 रुपए की चोरी की आदत थी, यहाँ उसके हाथ लग गए करोड़ों रुपए। तो यहाँ से ले जा के, अब ये मैं अपने मन से नहीं कह रही, जिस दिन ज़रूरत पड़ी उसकी, वो जो ऑडियो मेरे पास है 44 मिनट्स की, वो मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको लगा के ये प्रूफ हो जाएगा कि भैया हाँ ऐसे ही छोटी वाली का हाल था। छोटी वाली की सिस्टर का भी ये कहना था कि ये जो अभी उसकी तीसरी, जो छोटी वाली मेरी देवरानी है, इसके घर में 2 भाई हैं, दोनों भाइयों की 3 बेटियां हो गई हैं। तीसरी बेटी के होने पे उन्होंने इतनी खुशी मनाई कि उसको सोने के कड़े दिए। तो उसकी सगी बहन का कहना था कि मैडम आप भी जानते हो कड़े कहाँ से आए हैं, मतलब यहीं का। एक उसने कोई हरियाणवी में बात कही थी कि यहीं का क्या, यहीं का चुन यहीं का पुन, कि आप ही के घर से सारा पैसा गया है और आपके घर में दिखा दिया गया कि हम अपने घर से लाएं। तो बेटा देखो, लड़कियों के लिए मैसेज है ये जो चीपनेस होती है ना, ये एक दिन सामने आती है, इसलिए करनी नहीं चाहिए। मैं तो ये मानती हूँ, क्या फर्क पड़ता है तुम अपने घर से खाली हाथ आ जाओ। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, उसको जरूरत नहीं होती कि घर में लाके मेरी इमेज बढ़ी मिलेगी कि देखो मेरे भाई ने, मेरे बाप ने मेरे लिए सोने का कड़ा। अरे इतने काबिल होते तो तुझे पढ़ा लिखा के काबिल बनाते ना, तेरे पीछे ये ढो ढो के कि ले अब तू सोने के ले जा। और शादी में नहीं चढ़ाई ऐसी चीजें जो बाद में चढ़ा दी। तो बेटा ये कहानी है सबकी, बस तुम लोग अलर्ट रहना। जो गलती हमसे हुई कि आंख बंद करके माँ पे भाई पे विश्वास किया, विश्वास करना पर इतना मत करना। चलो ये भी एक लाइफ का लेसन है जो जरूरी था मिलना। और कहते हैं हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ही है, क्या पता इसमें हमें क्या जिंदगी में आज से 10 साल बाद दिखे कि बहुत अच्छा हुआ।
मेरे बच्चों को वो बिगाड़ते, अपने जैसा बनाते। मैं शुक्र करती हूँ भगवान का कि मेरे बच्चे बच गए, ये भी एक संपत्ति ही है। नहीं तो मेरा बेटा बेटी उनके चंगुल में उन जैसे ही बन जाते। मेरे बेटे में वही गंदगी जो वो, क्योंकि रहता तो उन्हीं के साथ, सर का तो टाइम कम मिलता है। अब कम से कम 10 साल बाद दिखेगा कि उनके चंगुल से बच गए ना। ये अपने आप में ये संपत्ति तो आनी जानी है। बच्चों जितनी बड़ी एसेट कुछ थोड़ी ना हो सकती है। अच्छा एक चीज और, चाहते हैं उनके बच्चों को मैं पढ़ाऊं। वैसे उनको मेरी कास्ट से दिक्कत है, लेकिन चाहते हैं उनके बच्चों को मैं पढ़ा लिखा के कामयाब बना दूं। तो आज इनकी बुआ यही कह रही थी, मैंने कहा बुआ जी वैसे तो उनको भाई मेरी कास्ट से दिक्कत है, नफरत है, अब पैसे खाने के बाद मैंने कहा फिर जाटनियों से पढ़वा लेंगे, 2-2 3-3 जाटनी उनके घर हैं, उनसे पढ़वाएं, IAS लगवा दें। कि नहीं, मतलब दिल से इच्छा ही है कि बबीता पढ़ा दे। मेरे बच्चों को अनाथ करना चाहते हैं कि भाई हम दोनों को मार डालें, और मेरे बच्चों को अनाथ करके अपने बच्चों को अफसर बनवाना चाहते हैं हमारा इस्तेमाल करके। इससे ज्यादा नीचता क्या हो सकती है? और किस मुंह से वो अपने बच्चों को यहाँ भेजते रहे, मुझे आज तक समझ नहीं आता। भाई जिससे तुम नफरत करते हो उसके पास अपना बच्चा कैसे भेज दोगे कि उस जैसा बन जाए? और मैं तो ईश्वर से दुआ करती हूँ जैसे वो हैं उनकी 7 पुश्तें भी वैसी ही रहें, मेरे जैसा उनके घर परिवार में ना कोई पैदा हो, ना जन्म में कोई मेरे जैसा बने। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करती हूँ, क्योंकि उनको मुझसे नफरत है, तो उनके बच्चे वैसे ही बने जैसे वो हैं। बहुत बढ़िया रहेगा। एक मेरे मौसा जी हैं जिसने हमारे जो इसमें मध्यस्थता की सारे काम किए। मेरे पास फोन करके क्या बोलता है कि भाई सारा कमा रखा है तूने, सारा सब कुछ है तेरा, जो कुछ तुझे चाहिए वो ले ले, और जो तू छोड़ेगा उसको हाथ जोड़ करके वे ले लेंगे। ये बात करके उसने मुझे बुलाया। वहां जाने पर सीन बिल्कुल इसका उल्टा। वहां पर 10 बार तो मैंने कहा कि मैं यहां से सब कुछ छोड़ के चला जाता हूं, सब कुछ तुम ही रख लो। चाहत क्या थी कि ये सेंटर ऐसे ही चले, और इसकी कमाई त्याई हमारे पास एक त्याई रहे, दोनों के पास, और एक त्याई एक के पास और एक त्याई एक के पास जाती रहे। और सारा सीन और सिस्टम इस प्रकार से, पूरे षड्यंत्र से ये प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ इस प्रकार से नाम करवा रखा था कि पूछो ही मत। ये हालत है। इसलिए अब वो मौसा जो है लठ लगा तो उसको पूछने की भी जरूरत नहीं थी। मेरी माँ तो उसको जरूरत भी नहीं हुई कि देख तो लेकर कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ये हाल है। और अब बोला जो है ये मेरे काबू से बाहर है। काबू से बाहर है तो तू उसकी गेल क्यों बैठी है? तेरी उससे काबू से बाहर होके यहां मेरे से लड़ने आ गया, मारने आया था तब भी। और बबीता को कहा कि मैं सारों की लाइन में लुटा के गर्दन काट दूंगा। मैं कहा फिर मारे हाथ पाथ से पड़ रहे हैं, हम जो सीधे लटेंगे, ले तू काट दे गर्दन। सही आदमी है। फिर बोले गांव में ना पड़न दे। मैं गया था संडे को भी, और अब फिर जाऊंगा, गांव में ना पड़न दे। वे एक दिन मरने का और एक दिन जीने का, डर के कब तक रहेंगे भाई? हम देखते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।